हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम डाटा हैंडलिंग का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग का एक क्लास दी है। एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या होता है, डाटा में रॉ डाटा क्या होता है, कलेक्शन डाटा को इन 5-6 प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। डाटा को इकट्ठा करके उसका रिजल्ट निकालना और उसको इंफॉर्मेशन के रूप में किसी को देना, ये जो है डाटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब कलेक्टिंग ऑफ डाटा फॉर सम इंफॉर्मेशन टू द पीपल, टू द एनीबडी कैन यूज दैट डाटा। सो उसका क्या क्या है, उसके प्रोसेसेस हैं। एक तो कलेक्टिंग ऑफ डाटा, एक समराइजिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग। इसमें से यहां पर इंटरप्रेटिंग और यहां तक एनालाइजिंग तक ऑलमोस्ट मैं करा चुका हूं। डाटा प्रेजेंट करने के जो दो तरीके होते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ये हमने डाटा को प्रेजेंट कर दिया मतलब यहां पर मैंने उसको एक टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया। इस टेबुलर फॉर्म में शो करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। वो ये डाटा क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में करवाया था कि टोटल 32 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स ऑब्टेन 1 to 9 थे और टैली मार्क्स के मेथड से मैंने उसको ये करवाया था। रॉ डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से रॉ डाटा को हम एक और फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक था टेबुलर मेथड। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं कि यहां पर ये देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो दो तरह से होता है, टेबुलर एंड ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड जो है आगे दो तरह से होता है, जो आपके सिलेबस में आगे और बहुत सारे होते हैं इसमें मेथड्स तो, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही दो मेथड्स हैं। उसको एक बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ और दूसरा बोलते हैं हम बार ग्राफ। अब पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ ये क्या होता है? पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चर, मतलब अगर हम किसी भी डाटा को पिक्चर की फॉर्म में शो करना शुरू कर दें तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, अब जैसे एक आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है कि एक शेल्फ है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, एक शेल्फ है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं। उस शेल्फ में क्या है कि ऐसे ये शेल्फ है, उसमें 1 2 3 4 5 है ये, और इसमें किताबें रखी हुई हैं ये ऐसे रो में, और उसमें किताबें रखी हुई हैं। ये किताबें ऐसे उसमें शेल्फ में रखी हुई हैं। अब वो कहता है कि इनको जैसे रो 1 में उसने, जैसे आपको दे रखा है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5, यहां पर उसने बुक्स बना रखी हैं। यहां पर एक बॉक्स का मतलब एक बुक है।
मतलब हमने किताब को एक पिक्चर की फॉर्म में यहां पर बना दिया है, ठीक है। अब इससे ये जो है हमने डाटा इसको शो कर दिया, मतलब रो 1 में हमारी इतनी किताबें हैं और रो 2 में हमारी इतनी किताबें हैं। इसको देखते ही हम एकदम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि किस रो में सबसे ज्यादा किताबें हैं। हमें देखते ही पता लग रहा है कि रो नंबर 4 में सबसे ज्यादा किताबें हैं, ठीक है। और यहां पर चार रो में कितनी किताबें हैं? 2 4 6 8 किताबें हैं। यहां पर सबसे कम जो है किस रो में किताबें हैं, सबसे कम हमें पता लग रहा है इसमें है, इसमें 2 किताबें हैं। वो कहता है जो सबसे कम और सबसे ज्यादा रो में किताबें हैं उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो यहां पर 8 किताबें हैं, यहां पर 2 किताबें हैं, तो इनका डिफरेंस 6 हुआ। टोटल कितनी किताबें हैं अगर हमें ये देखना हो पांचों शेल्फ में, तो सबको काउंट कर लो। यहां पर ये 4 किताबें हैं, ये 5 किताबें हैं, ये 2 किताबें हैं, ये 8 किताबें हैं, ये 3 किताबें हैं, बुक्स हैं, ठीक है। 4 5 9 2 11 8 19 3 22, टोटल 22 ये बुक्स हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंसेस इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स की एब्सेंट को शो किया गया है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ठीक है। यहां पर हर हफ्ते एक हफ्ते का चार्ट दिया गया है कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को कितने कितने बच्चे जो है उसमें एब्सेंट हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, बच्चे की एक तस्वीर बना दी। हम्म, ठीक है। ये इसमें बता दिया कि इस दिन ये सिर्फ क्या, ये फोटो किसकी है, जो बच्चे एब्सेंट हैं, एब्सेंट की है। यहां पर एब्सेंटीज लिख देंगे हम। यहां पर वीक, वीक डे, ये वीक का कौन सा डे है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। मतलब हमने ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, पिक्टोग्राफ। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। इस तरह से मैंने जो है, कहता है मंडे को 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो मैंने 5 पिक्चर्स बना दी। यहां पर ट्यूसडे को 1 स्टूडेंट छुट्टी पर था, तो मैंने 1 पिक्चर बना दी स्टूडेंट की। वेडनेसडे को कोई भी नहीं था, तो मैंने खाली छोड़ दिया। थर्सडे को 3 स्टूडेंट्स थे, फ्राइडे को 4 स्टूडेंट थे, सैटरडे को 2 4 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। यहां पर मैंने लिख दिया कि यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, यहां 0 है, यहां 3 है, यहां 4 है और यहां पर 8 है, ठीक है। अब वो कहता है, पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस दिन। अब यहां पर आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि इससे देखकर हमें पता लग रहा है एकदम, कि हम एकदम पता लगा रहे हैं कि डाटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एकदम मिल जाती है इंफॉर्मेशन। यहां पर देखते ही पता लग रहा है कि सैटरडे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, पिक्चर्स देख के पता, यहां पर सबसे ज्यादा पिक्चर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स हैं उस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। जिसमें एक भी पिक्चर नहीं है उसमें कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब उस दिन क्लास की 100% अटेंडेंस है, ठीक है। यहां पर 1 स्टूडेंट
एब्सेंट है, यहाँ 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अब कोई अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा ये टेबल दे दी जाएगी, नीचे क्वेश्चंस आएंगे किस दिन, ऑन विच डे देयर इज नो स्टूडेंट एब्सेंट, किस दिन पर, तो हम सीधा लिखेंगे वेंसडे, ऑन वेंसडे देयर इज नो स्टूडेंट एब्सेंट, ऑन विच डे देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, किस डेट को, किस डे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, हम कहेंगे सैटरडे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। और वो कहेंगे कि किस डेट को, किस 2 डेट्स में स्टूडेंट्स एक जैसे एक बराबर जो है एब्सेंट थे। यहां पर एक बराबर, किसी में बराबर नहीं है ना, कोई नहीं है। अगर मैं इसको यहां से हटा के इसको 4 कर दूं और ये भी 4 कर दूं, तो हम कहेंगे कि फ्राइडे को और मंडे को 4 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल थे जो कि एब्सेंट थे। अब कोई पूछे कि पूरे हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो यहां पर इनको टोटल कर लेंगे, 4 और 5 3 8 12 और 8 20, पूरे हफ्ते में टोटल 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे। यहां पर यह भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट मंडे को भी एब्सेंट था, एक स्टूडेंट सैटरडे को भी एब्सेंट था। जरूरी नहीं है कि ये 20 स्टूडेंट्स अलग अलग हों, एक स्टूडेंट जो है वो रिपीट भी हो सकता है, एक स्टूडेंट जो है हो सकता है कि पांचों के पांचों दिन, चारों के चारों दिन जो है वो छुट्टी पर रहा हो, 5 के 5 दिन। ठीक है, ये एक पिक्टोग्राफ का मेथड है। इसको पिक्टोग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए हम इसको पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ड्राइंग बनाओ, मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने भी ऐसी टूटी फूटी ड्राइंग बना दिया, आप जैसा मुझे बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना है कि यहां पर एक एग्जाम्पल नीचे जो है नोट जरूर देना है आपने एग्जाम में। क्या लिखना है कि दिस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, मतलब इसको आपने बताना है कि एक पिक्चर का मतलब एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा और चीज आता है, मैं एक स्टूडेंट यहां पर मैं पॉपुलेशन से भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं एक सिंबल को 1000 भी कर सकता हूं। एक सिंबल का मतलब 1000 हुआ, तो यहां पे ये हो गया 4000। अगर ये कहें कि ये जो है मेघालय की पॉपुलेशन है, ये तेलंगाना की पॉपुलेशन है, ये वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है, ये तिरुवनंतपुरम की पॉपुलेशन है, ये फरक्का की पॉपुलेशन है, और ये कुछ भी कह लो इसको, चैचाट की पॉपुलेशन है। यहां पर एक सिंबल इज इक्वल टू 1000 पीपल है, यहां पर हम लिखेंगे 1 सिंबल इज इक्वल टू 1000 पीपल। ठीक है, अब अगर यहां पर 500 पीपल हो तो हम क्या करेंगे कि इसको आधा बनाएंगे और एक आंख बना के आधा ये बना देंगे, तो इसको हम 500 कहेंगे। तो 1 और 2 3 और 3000 और ये 500, तो ये हो जाएगा 3500। ठीक है, ये डाटा प्रेजेंट करने का तरीका है। आप इसको किसी भी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आगे कैसे होता है। ठीक है, ये डाटा का कलेक्शन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। अब प्रेजेंटिंग डाटा में एक आखिरी चीज है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? बार ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हम एक ग्राफ की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर एक आपको एग्जांपल गिवन है, मैं सीधा आगे पहुंचता हूं। यहां पर ये कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर एक टेबल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
मैं अब आपको करवा रहा हूं ये बार ग्राफ। ये वाला लास्ट मेथड प्रेजेंटेशन का, लास्ट मेथड। प्रेजेंटेशन के 3 मेथड है, एक टेबुलर फॉर्म, एक ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म के आगे 2 मेथड है, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ और टेबुलर फॉर्म में आपको करवा चुका हूं, अब मैं आपको बार ग्राफ करवा रहा हूं। ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन, मतलब स्कूल में हर साल में कितने स्टूडेंट्स थे। 1996 में, 1998 में, 2000 में, 2002 में और 2004 में। यहां पर कह रहा है कि ये 400 स्टूडेंट्स हैं, ये 535 स्टूडेंट्स हैं, ये 472 स्टूडेंट्स हैं, ये 600 स्टूडेंट्स हैं और ये 623 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको हमने डाटा को बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ क्या होता है, यहां पर एक ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहां पर हम हमेशा ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेंगे, पहली वाली, और यहां पर हमेशा हम ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर अब देखो, नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ईयर है, तो यहां पर तो ईयर लिख दो 1996, यहां पर 1998, 2000, 2002 एंड 2004। ठीक है, इनको यहां नीचे लिख दो, ये वाले यहां लिख दिए मैंने। और यहां पर अब आप कहोगे 535, 400, 472, 600, 623। ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको छोटे छोटे और छोटे छोटे जो है उसमें बॉक्सेस नजर आएंगे। उन बॉक्सेस के हिसाब से हम ये काउंटिंग इजीली कर पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम इसको कैसे करेंगे। ये 400 से लेकर और 623 तक है, तो मैं यहां पर इसको 400 से 600 तक है, तो मैं यहां पर ये मान के चलूंगा कि इसको ये 200, ये 400, ये 600 और ये 800। ठीक है, इसको मैंने एक बाइफर्केशन ले लिया, उसके हिसाब से मैंने इसको अपना अंदाजा बना लिया कि इतना मेरा जो है गैप में ये सारी चीजें आ जाएगी। अब 19 पहले 400 है, पहले 1990 में 400 है, तो 400 में हम एक ऐसे रेक्टेंगल बना देंगे और 400 तक का ये यहां पर एक बना देंगे, इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर 1998 में कितने हैं, 535। अब 535, अब यहां पर 500 हुआ। ठीक है, अंदाजा लगाना है हमने। यहां पर 550 हुआ, लगभग यहां पर 535 होगा, तो हम यहां पे इसके आगे ये 535 को ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर 2000 में 472 है, यहां पर 400 है। ठीक है, ये 400, ये 500 हुआ, तो 472 जो है ये यहां पर इसके आसपास होगा ऊपर की तरफ को, तो यहां पर इसको 472 थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम, इसको ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, ये 472 हो गया। 2002 में 600 है, तो ये तो सीधा 600 के सामने आ गया है, और उसमें 623 है, ये 600 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है बस सिर्फ। ये हमारा डाटा जो है इसके बराबर आ गया। 600 को थोड़ा सा नीचे कर दो, ये आपका 600 आ गया। अब यहां पर इस ग्राफ को देखने से आपको एकदम पता लग रहा है किस साल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली है। तो सन 2004 में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे। सबसे कम स्टूडेंट्स किस साल में थे, सबसे कम स्टूडेंट्स इस साल में थे। ठीक है, ये हम इसको डाटा हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं।
इसको पढ़ के हम एकदम बता सकते हैं कि इससे, वैसे अगर हम इसमें ढूंढना चाहेंगे सबसे बड़ा कौन सा है तो हम ढूंढेंगे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन यहां पर हमें फिगर देखकर एकदम पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मतलब बार ग्राफ, बार चार्ट ड्रॉ करना और बार चार्ट को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने में हम क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर द representing 100 students and answer the following questions. How many symbols represent total number of students in the year of 2002? 2002 में कितने स्टूडेंट्स थे? यहां पर, ये यहां पर 2002 में 600 स्टूडेंट्स थे। टेबल देखकर ही आपको इसमें बताना है। फिर कहता है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998? 1998 में कितने स्टूडेंट्स थे? वो थे आपके 472 स्टूडेंट्स। अगर आप एक और काम कर सकते हैं इसके बीच में, यहां पर आप ये पहले यहां पर बीच में लिख सकते हैं, इसको 400, इसको 535, इसको 472, इसको 600 और इसको 622, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। डाटा को मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आपने डाटा किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये आपने दिखाना है। ठीक है, ये जो है आपका बार ग्राफ वाला मेथड हुआ। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी तरह का कर सकते हो। अब एक 9.2 में एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। ठीक है, एक विलेज में, विलेज 5 विलेजेस में, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी। ठीक है, उसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आपको अब सिखाने जा रहे हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस। अब एनिमल्स का कुछ, भाई एनिमल जिसको नहीं बनाना आता कोई बात नहीं, आपने सिर्फ टेबल में यहां पर लिखो विलेज। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे बताते हैं, ए बी सी डी ई, यहां पर नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, यहां पर तो खैर हमने वो दिखाना है, इसको बार ग्राफ में दिखाना है। इसको 80, 90, 60, 120 एंड 40। अब इसको बार ग्राफ में हमने दिखाना है। यहां पर देखो सबसे कम 40 है और सबसे ज्यादा 120 है। अब क्या है, 40 और 120 के बीच में आपने कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। ठीक है, मैं उसका तरीका बता दूं तुम्हें कैसे करना है। 120 में से 40 माइनस कर दो, 80 आया, तो आपने 4 बनाने हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। आप 20-20 के इसमें बार चार्ट में आप बना लो, यहां पर बार ग्राफ में। ये यहां पर 20-20 के बनाने, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100 और ये 120। ठीक है, ऐसे बन गया। अब यहां पर ए विलेज, यहां पर ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब ए में कितने हैं? 80, तो यहां पर 80 तक इसको ले जाओ और इसको मार्क कर दो। 90 है, तो यहां पर बी जो है 90, ये 100 और 80 के बीच में। फिर 60 आ गया आपका ये। फिर 120 तो सीधा ऊपर वाला आ गया। फिर 40, ये आ गया आपका 40। ठीक, इसको देखकर आप एकदम पता लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा एनिमल्स किस गांव में है। सबसे ज्यादा एनिमल्स गांव विलेज डी में है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची नजर आ रही है। सबसे छोटी बिल्डिंग किसकी है? ई की, तो विलेज ई में
सबसे कम एनिमल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनिमल्स कितने हैं, इनको टोटल कर लो, 8 9 17 23 25 27 और 370 जो है वो आपके 390 आपके टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए। ये आपका डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइजेस जो 9.3 और 9.5 गिवन है, 9.4, ये सारी एक्सरसाइजेस, एक क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मेरा काम यहां पर क्लासरूम कोचिंग करना है। क्लासरूम कोचिंग में मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाता हूं, एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। एक्सरसाइज अगर आप खुद करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपने सिर्फ कंसेप्ट यहां पर समझना है। कंसेप्ट समझ के अगर साथ के साथ घर पर जाकर क्वेश्चंस करोगे तो आपको चैप्टर एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं दूसरे की कॉपी लूं, क्लास वर्क होमवर्क कर लूं, मैडम को दिखा दूं, मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, आगे बढ़ते रहो और किताबों को घोट घोट कर पढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। अंत में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो लाइक है, पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।